हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी की बात अल्पा के साथ। दिस इज योर होस्ट अल्पा शाह, social entrepreneur, author, and finance professional, founder, Empower Education, and managing trustee, Freedom Foundation. Today, my guest is someone whom I know since almost 20 years, and I have seen his journey. Wow, what an inspiration he is to all the young aspiring leaders. His story is so motivational, and I follow him regularly. Well, I have seen his growth from relationship manager to CEO. I know you have guessed him right. He is none other than Mr. Ashish Somaiya, who's the Executive Director and CEO at White Oak Capital Asset Management Limited. Welcome, Ashish. Thank you for having me. Thank you. Thank you for joining the show. And let me tell you one thing. मैं जब भी आशीष को सुनती हूँ मैं एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती हूँ बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज नो नॉनसेंस, straight to the point, and he is so good in numbers, data, and his convincing ability is mind-boggling. मुझे लगता है कि आशीष को सुनने के लिए लोग आउट ऑफ द वे जाके आते हैं, and that's the reason he is super busy, but I'm very happy that you have taken out some time for us today. आशीष, हम आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है। हमारे व्यूअर्स आज आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वेल, सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में ही पूछना चाहूंगी। आप कुछ बता सकते हैं, like how your journey is so far and how you are so successful? नहीं सी, I mean you are being very kind to me, लेकिन जैसे अगर आप जैसे सक्सेस बोलते हैं तो वो तो रिलेटिव है, राइट? सो आई डोंट सी इट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और एनीथिंग बिकॉज जर्नी है, इट्स जस्ट अ जर्नी. लेकिन in terms of life history or life story, so I am from Mumbai. I am a Gujarati, but never lived in. I belong to Rajkot, but I have never lived there. मैं मुंबई में पैदा हुआ और मुंबई में पला बड़ा हुआ हूँ. Of course, एजुकेशन के लिए, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है. But I am one of the few people who was born in Goregaon and still lives in Goregaon. So. And I've studied here. There is a school in Goregaon called Vivek Vidyalay. So right from my KG class up to 10th standard, I studied there. My parents also, they are born and brought up in Mumbai, so we all belong here. And education is all. I mean, I studied in Mithibai College. Then I did my engineering from Pune University. Then I realized I'm not a good engineer. So then I wanted to study finance. So I studied in NMIMS, and then, like you said, as a trainee, I joined ICICI in 1999. So now, nearly 25 years, mutual fund industry is where I have been. Yeah, so that's about it. मैं कुछ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। मैं अभी भी, मुझे याद है कि आशीष लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते थे, और जैसे कि उन्होंने बोला अभी भी गोरेगांव में रहते हैं। ही इज़ सो हम्बल। एंड वन मोर थिंग, आज आप अगर जाके देखोगे NMIMS में ग्राउंड फ्लोर पे जो उनके लीडर्स हैं, जो जहाँ वहाँ से पास आउट हुए हैं, उसमें आशीष सोमैया का नाम है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग वी मस्ट एम्फसाइज अ लॉट ऑन, कि अगर आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो, फोकस्ड हो, शिद्दत से कुछ करना चाहते हो, तो ज़रूर यू कैन बिकम लाइक आशीष सोमैया। मुझे पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, उन्हें आशीष बहुत मोटिवेट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आशीष जो है वो बहुत ही सिंपल, हम्बल और टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। वो किसी को कभी प्लीज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत सच्ची वे से जो भी उनको बताना है वो अच्छी तरह से बताते हैं। शायद यही उनका नेचर है जो उनको बहुत आज सक्सेसफुल बनाया है, ऐसा मेरा मानना है। आशीष, आपकी लाइफ स्टोरी से तो हम सब प्रभावित हुए ही हैं, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक चीज़ और पूछूं कि आपके मेंटोर ने आपको एक चीज़ ऐसी क्या सिखाई जिससे आप आज इतने इतने आगे बढ़े हो? वन थिंग विच यू लव द मोस्ट, विच यू लर्न फ्रॉम योर मेंटोर? So thanks for asking that, because मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन ऑलवेज वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ जिन लोगों के साथ समझो मैंने काम किया.
सो फॉर अ मोमेंट कई बार ऐसा होता है कि फॉर सम पीपल उनके मेंटोर्स उनके टीचर्स होते हैं, फॉर सम पीपल उनके पेरेंट्स होते हैं. ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट मेंटोर, तो वो तो है ही. उसके बाद अगर देखूं तो जैसे माई मदर टोल्ड मी वन थिंग, एंड सो आई टेल यू 2-3 एग्जाम्पल्स. जैसे वन थिंग आई लर्न फ्रॉम माई मदर. सो वंस जैसे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बचपन में हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हम लोग जब व्हेन वी प्रे टू गॉड वी फील दैट वी आर टू सपोज टू आस्क समथिंग फ्रॉम गॉड, राइट. सो 2 थिंग्स आई लर्न. जैसे हम लोग बाल कृष्ण है ना, लड्डू गोपाल, हाँ. राइट. सो वी प्रे टू. सो माई मदर टोल्ड मी लॉन्ग बैक दैट our God is a baby, so don't ask. You are supposed to take care. Don't ask anything from him. Second thing she told me is that God doesn't do anything. God doesn't will or ordain anything. God only says tathastu, meaning that you are supposed to accomplish what you wish to accomplish, and God will only say tathastu on what you say. अगर तुम रोते रहोगे तो उसमें भी तथास्तु होएगा, तुम काम करोगे उसमें भी होएगा. So that was one. And then, of course, I've been very lucky to, work with fabulous bosses all through. I'm very lucky in terms of bosses. But I can tell you, for example, long back, one of my bosses told me about leadership. So he said that the best form of leadership is demonstration. Meaning that backseat driving करते हैं ना बहुत लोग. जी. आप बैठे हो, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनको दौड़ा रहे हो. So he told me long back that leadership is not about backseat driving. You need to be with the people, and you need to demonstrate. Yeah, you need to be in the front, right? So that's why he said demonstration is the best form of leadership. तो ऐसे बहुत सारी चीजें different leaders have taught me, but this is something which I always remember. So leading from front, that's what Ashish is saying. और मुझे अभी भी याद है, वेरी रिसेंटली जगन्नाथपुरी में मैंने आशीष को सुना था. आशीष ने एक चीज बताई कि बस हमें ग्रास रूट लेवल पे कंटिन्यूअसली काम करते रहना चाहिए और ज्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोच के वी शुड डू आवर बिट. एंड आई थिंक दैट इज द वन थिंग विच आई रियली लव द मोस्ट इन हिज एंटायर स्पीच. जैसे कि आशीष ने बताया कि भाई आपको अपना करते रहना है और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे आपको. आशीष ऑलवेज टॉक्स अबाउट youth. He's very bullish on youth. And also he talks a lot on behavioral finance, investor psychology के ऊपर he is master. Means जितना भी मैं उनको पूछूं कम है और उनका knowledge par excellence है. और he also talks a lot on asset allocation and all. आशीष को आज मैं एक चीज जरूर पूछूंगी कि भाई आप इतने बुलिश यूथ के ऊपर है तो हमारे यूथ को थोड़ा बहुत समझाएंगे कि भाई उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैसे और क्या करना चाहिए. See, actually, if you ask me, 2-3 things I observed. एक क्या होता है कि जैसे अभी now I'm nearing 50, right? तो say my mother's generation, my generation, and you must have seen, your grandparents. तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हर एक जनरेशन जो होता है उसको लगता है कि उसके बाद का जो जनरेशन है उसको ज़्यादा पता नहीं है. ये तो क्या बच्चे हैं, इनको अकल नहीं है, दैट टाइप ऑफ थिंग. तो ऐसा हर जनरेशन को लगता है कि आने वाला जनरेशन मतलब समझो मुंबई लैंग्वेज में ढक्कन है, दैट टाइप ऑफ थिंग, राइट. बट इफ यू रियली सी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द प्रूफ दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? The history of the world is that every generation is more evolved than the previous generation. Every successive generation is smarter, right? You can keep debating about culture, values, ये वो सब norms change होते रहते हैं, social norms change होते हैं, लोगों का thought process change होता है. But I don't think we can deny the fact that every successive generation is smarter than the previous one. Correct? तो अभी जैसे आपने मार्केट के बारे में बताया, इन्वेस्टिंग के बारे में बताया, तो इन्वेस्टिंग और मार्केट में भी आजकल फैशनेबल हो गया ये बोलना कि बहुत सारे यंग लोग मार्केट में आ रहे हैं, 2020 के बाद आए हैं, इन्होंने तो कभी मंदी देखा नहीं है, मार्केट 10-15% गिर जाएगा तो भाग जाएंगे, इस तरीके का चीज़ें लोग बोलते जा रहे हैं. और हर साल मार्केट एक बार 10-15% गिर भी रहा है, फिर भी कोई मार्केट छोड़ के भाग नहीं रहा है ना. व्हाट डज दैट टेल यू? अभी का जो यंग जनरेशन है, 2 थिंग्स. फर्स्ट इज कि भाई इनका जो सोशल बैकग्राउंड है, इनका जो एजुकेशन लेवल है, जो इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, नॉलेज विच इज़ देयर एट देयर कमांड, इनका जो पूरा जो मार्केट इन्होंने देखा है, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखा है, जो डिजिटल एक्सेस इन्होंने देखा है, दे आर नॉट व्हाट आई वाज 25 ईयर्स बैक. एग्रीड. तो अभी के जो लोग हैं वो मार्केट में फॉल होने से कैसे बिहेव करेंगे,
अगर मैं अपने 50 साल के उम्र के लेंस से वो देखूंगा कि भाई 25 साल पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, वो सोच के अगर हम लोग माइंड बनाएंगे कि अभी के लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, वी विल बी वे ऑफ द मार्क, राइट? सो आई थिंक क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द यंगर जनरेशन इज स्मार्टर एंड डिफरेंट। एंड लास्ट थिंग आई टेल यू, अभी का जो जनरेशन है, से नाउ आज समझो कोई 25-30 ईयर्स का है, सो जैसे गवर्नमेंट बोलती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा अमृत काल आने वाला है, ये कोई प्रोपागेंडा नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। अभी का जो जनरेशन है, पीपल हु आर टुडे 25 एंड 30, आने वाले 20-25 साल में ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होएगा, इसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। So obviously these are the people who are going to carry us forward. This is going to be the richest generation of India, and these people are much smarter than us. So I think ज्ञान नहीं देना चाहिए यंग लोगों को. You tell them the perspective, you tell them the pros and cons, but otherwise leave it to them. Wow. They know what to do. मुझे लगता है आशीष, ये आपका इंटरव्यू देखने के बाद सारे यंगस्टर्स आपको ज्वाइन करने जरूर आ जाएंगे कि प्लीज आप हमें अपने मेंटी बना दो. Because Ashish has a lot of respect for the younger generation, and which I completely feel he is right. We should never underestimate our next generation. और अमृत काल, सुवर्ण काल की जो बात कर रहे हैं आशीष, वो एक्चुअली तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी बहुत निर्भर करती है ना. So thank you so much for giving those insights, Ashish. व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं कुछ आपको पूछूं, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या प्रोसेसेस, क्या प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7 साल की बधाइयाँ आपको. एंड आई थिंक रिटेल सेगमेंट में भी बहुत अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हो. मुझे ये जानना है, आपने वेरी रिसेंटली ESG फंड लॉन्च किया है. क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि आगे जाके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड से? See, actually, if you ask me, 2-3 things which जो पहले as a firm जो यूनिक है व्हाइट ओक के बारे में, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बिफोर द म्यूचुअल फंड गेट्स लॉन्च्ड, तो सब लोग उस नाम से जो भी फंड कंपनीज है, फंड तो बाद में आता है, म्यूचुअल फंड बाद में आता है, लेकिन लोग उसके नाम से वाकिफ होते हैं पहले से. पीपल आर अवेयर ऑफ द नेम. जैसे आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप किसी को पूछेंगे कि व्हाइट ओक कैपिटल, तो लॉट ऑफ पीपल से भाई हमको तो पता ही नहीं है क्या है ये, राइट? बट XYZ ABC कोई भी म्यूचुअल फंड आता है तो लोगों को नाम पहले से पता होता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज सिंपल. रीजन इज दैट इन इंडिया मोस्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज, दे आर ओन्ड बाय सम और द अदर कॉन्ग्लोमरेट. It could be a bank, insurance company, home finance company, some industrial conglomerate, some even real estate company, broking company, fintech, जो भी है. तो क्या होता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, आमतौर पे दे आर सेटअप बाय सम और द अदर कॉन्ग्लोमरेट. तो क्या है कि भाई इनका पूरे इंडिया में रिटेल प्रेजेंस है, इनके नाम से सब वाकिफ़ है, इनके पास से लोग इंश्योरेंस लेते हैं, इनके साथ ब्रोकिंग करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्यों ना भाई चलो म्यूचुअल फंड भी कर लो. बट वाई पीपल डोंट नो व्हाइट ओक? उसमें पॉजिटिव भी है. पॉजिटिव ये है कि भाई व्हाइट ओक के बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हमारा कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, फिनटेक, होम फाइनेंस नहीं है. वी आर प्योरली ए प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनी. अदर देन मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी, वी डोंट डू एनीथिंग एल्स. वी आर नॉट अ कॉन्ग्लोमरेट, वी आर अ स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजमेंट कंपनी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब व्हाइट ओक को म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला, it was amongst the first ones where a professional fund manager got a license. So White Oak is set up in 2017 by our colleague. His name is Prashant Khemka. And before setting up White Oak, Prashant was a professional CIO. He was CIO for Goldman Sachs Asset Management for India as well as emerging markets. तो उनके जो क्रीडेंशियल्स है, कॉम्पिटेंसीज है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने जो यहाँ पे प्रोफेशनल टीम बनाया, हम सबको साथ में लाया, उसके बलबूते पे एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला है. एंड today we manage nearly $10 billion of assets. So शायद lesser known fact है कि भाई रोज सब देखते हैं FIIs का पैसा आ रहा है, जा रहा है. But in the last 5-6 years, White Oak is one of the largest foreign portfolio investors investing into India. We manage, आप समझिए 6.5 से 7 बिलियन डॉलर हम मैनेज करते हैं फॉरेन के सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, मिडिल ईस्ट, अमेरिकन्स, वर्ल्ड ओवर से जो लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं, उसमें सबसे बड़े से बड़े मैनेजर्स में से एक व्हाइट ओक कैपिटल है. और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे PMS AIF म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे भी हम लोग करीब आप समझिए अभी 26,000 करोड़, $3.25 बिलियन मैनेज करते हैं.
और एक दो खास बात है कि भाई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टीम है, इट्स ए फंड मैनेजमेंट कंपनी सेटअप बाय प्रोफेशनल, रन बाय प्रोफेशनल्स। 46 पीपल की फंड मैनेजमेंट टीम है, इसमें से केवल इंडिया का इक्विटी रिसर्च करने के लिए 32 से 33 एनालिस्ट हैं। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, टीम, ट्रैक रिकॉर्ड, कॉम्पिटेंसीज, ये सब everything is there, and now of course based on that we are progressing. 46 people team in research and analysis and Yeah, wow, that's really commendable and मुझे नहीं लगता है कि इवन बड़े बड़े AMCs में भी इतनी बड़ी टीम होगी, by far it is the largest. तो This really is only equity, amazing. fixed income is separate. Oh wow. Thank you for throwing light on that. आशीष, एक चीज़ और पूछना चाहती थी कि फ्यूचर में आपके नेक्स्ट 5 इयर्स के क्या प्लान्स हैं? कौन से NFOs आप लाने वाले हो? किस पे आपका ज़्यादा जोर होगा? आई एम श्योर प्रोसेसेस एंड कंप्लायंस एंड ऑल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू नो, और रिटेल इन्वेस्टर्स आज वाइट ओक को जानते हैं। मीन्स मैं खुद भी इन्वेस्टर हूँ और आई एम रियली हैप्पी टू से कि गॉन आर द डेज कि लोग बहुत ट्रेडिशनली सोचते हैं, अब सबको प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड हाउसेस, यही सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो आपसे ये मैं पूछूंगी कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपके क्या प्लान्स हैं, इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? See, बहुत important point आपने बोला कि people are looking at professional fund houses. So see, look at it this way. ठीक है, जैसे आपने बताया 25 साल पहले I started my career in 1999. तो 25 साल पहले क्या होता था कि भाई लोगों को म्यूचुअल फंड ही नहीं पता था। तो हम जब क्लाइंट या डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर या किसी के पास भी जाते थे तो बड़ा लंबा डिस्कशन होता, वो समझाते थे कि भाई बॉन्ड मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट में क्यों नहीं करना चाहिए, कैपिटल मार्केट में क्यों करना चाहिए, कैपिटल मार्केट में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा होता है। ये सारा चीज़ सिखाने के बाद वो बोलता था कि भाई ठीक है, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया, बट तुम फलाना फलाना कंपनी से आए हो, बड़ी कंपनी से आए हो, तो चलो चेक कर देता। तो पहले कैसा होता था, लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि भाई प्रोडक्ट तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर एक फेमिलियर ब्रांड है तो परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगा। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, प्रोडक्ट अवेयरनेस, और सेबी है, एम्फी है, म्यूचुअल फंड सही है, तो प्रोडक्ट अवेयरनेस तो हो गई है अभी। अब जब लोगों को प्रोडक्ट अवेयरनेस हो गई है तो अब लोगों को समझ में आया कि भाई इसमें तो परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस का ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले क्या था कि भाई अगर आपका ब्रांड है तो अजम्पशन था कि आप परफॉर्म कर लोगे, अभी पूरा उल्टा हो गया है, अगर आप परफॉर्म करोगे तो ब्रांड बन जाएगा। क्या बात? नाउ इट इज रिवर्स। सो व्हाई आई गिव यू दिस बैकग्राउंड इज बिकॉज जैसे हम लोग ने, कंपनी तो 7.5 साल से है, $10 बिलियन है, लेकिन म्यूचुअल फंड का लाइसेंस आते आते से 2022 वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को 2 साल हुआ। अब देखिए पिछले 2 साल में हम लोगों ने क्या किया है, हमको पता है कि 2027 में हमको 5 साल होगा। अब हम लोग का सिंपल प्लान है कि भाई जब तक कंपनी के 5 साल होते हैं, अगर हमको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है तो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस से ब्रांड बनेगा। तो 2027 में अगर 5 साल होते हैं ना, तो 2027 तक मुझे कम से कम 12 से 15 हर कैटेगरी में फंड चाहिए जिसका 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके। अब ट्रैक रिकॉर्ड के लिए ऑफ कोर्स हम लोग का परफॉर्मेंस और मेहनत चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए टाइम चाहिए। सो इन द लास्ट 2 years वी हैव लॉन्च्ड all diversified funds except small cap, all hybrid funds and thematic funds. So हमने पिछले 2 साल में मेहनत करके इतनी बड़ी टीम बना के सारे फंड्स लॉन्च कर दिए और अब सबका ट्रैक रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो ऐसा पहली बार होगा कि भाई जब एक कंपनी के 5 साल होते हैं तो 5 साल होते से ही हर कैटेगरी में फंड है जिसका 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी हो गया। Otherwise companies have taken 15-20 years to build an entire suite of products and to build their track record. But I think what we have done is that हम लोगों ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट्स बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, उसको एक्सेलरेट कर दिया है, so that people will be able to see the track record, and with the track record brand will be built. आशीष, आपने बताया कि स्मॉल कैप के अलावा आपने सारी स्कीम्स फंड्स लॉन्च कर दिए हैं, तो आशीष को अगर मैं मार्केट के बारे में ना पूछूं तो ये मेरा इंटरव्यू अधूरा रहेगा। तो आशीष, आपको बताना पड़ेगा कि आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हो, लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। I would love to listen from you. So see, generally 2-3 things I'll tell you. One is हम लोग ज़्यादातर equity funds मैनेज करते हैं, right? अब पिछले 2 साल में हम लोगों ने से we are now nearly 15,000 crore of equity assets, और 15,000 crore का बात नहीं है। What I'm most happy is कि हम लोग का मेरे ख्याल में करीब 5.5 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। Oh.
राइट, 6.25 लाख यूनिक पैन इन्वेस्टर्स हैं, करेक्ट, which I think is the fastest that anybody has done, considering कि फर्स्ट फंड को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो मतलब कि बाकी सारे फंड्स की लाइफ तो 1 ईयर के आसपास है, राइट. सो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम वी गॉट नियरली 5.7 lakh. That's amazing. तो retail participation होगा? It's widespread. It's across the country. Wow. Now coming to the market itself, तो two things I'll tell you. हम लोग as a house, देखिए हम लोग ज़्यादातर पैसा इक्विटी में मैनेज करते हैं, तो जब हमको कोई पैसा देता है तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई इसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना इसलिए हमको दिया है, करेक्ट. सेकंड, नाउ वंस कि किसी ने डिसाइड किया कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ से काम ये स्टार्ट होता है कि भाई क्लाइंट ने तो डिसाइड कर लिया, एडवाइजर ने, चैनल पार्टनर ने तो डिसाइड कर लिया कि इक्विटी में डालना है. अब इक्विटी का जो मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कैसे किया जाए. सो फर्स्ट इज दैट वी नेवर रियली टेक अ कॉल ऑन द मार्केट लेवल. वी स्टार्ट विद द assumption कि भाई client has invested in equity market, client is doing the asset allocation, equity market we'll assume is fairly valued, but at any point in time we will see where is the relatively more attractive part of the market, because if we are consistently in the relatively attractively valued part of the market, then हम लोग outperform कर सकते हैं, Right. करेक्ट. तो उसी से आपका क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, पिछले 3 साल में सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप का प्रोपोर्शन, समझो आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में आधा लार्ज कैप होना चाहिए, आधा स्मॉल एंड मिड कैप होना चाहिए, ऐसा आपने सोचा है, आपको किसी ने ऐसा एडवाइस किया. पिछले 3 साल में क्या हुआ होगा, सबके पोर्टफोलियो में जितना चाहते थे या जितना सोचते थे उसके मुकाबले स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर कई गुना ज्यादा बढ़ गया होगा ऑलरेडी. Yes. दूसरा, सबके पोर्टफोलियो में डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, ये सब चीज़ों का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ गया. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा रिटर्न देती है उसका अपने आप अप्रिसिएशन से वेटेज बढ़ने लगता है. अच्छा, दूसरा बेसिक इन्वेस्टर साइकोलॉजी है कि जो चीज़ अप्रिशिएट होती है लोग पैसा भी वहीं डालते हैं, हाँ. राइट. तो पिछले 3 साल में ऐसा हुआ होगा कि सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा है, सबके पोर्टफोलियो में ये हाई बीटा, सिक्लिकल, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, वो सब ज़्यादा है. लेकिन मार्केट का आधे से ज़्यादा हिस्सा, अगर आप मार्केट देखते हैं कभी भी, 65 to 70% ऑफ द मार्केट इज एक्चुअली लार्ज कैप, एंड 50-60% ऑफ द मार्केट इज बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दीज थिंग्स. तो जो चीज़ें पिछले 3 साल में ज़्यादा नहीं चली हैं उसमें लोगों का वेटेज कम हो गया और वहाँ पे लोग पैसा डालते भी नहीं है. आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाजार का मार्केट कैप देखेंगे ना तो 65% मार्केट कैप लार्ज कैप है. हाँ, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री का फ्लो देखेंगे तो इंडस्ट्री के फ्लो में से 5% पैसा भी लार्ज कैप में नहीं जाता. करेक्ट. तो अगर आप एक फुटबॉल मैच का एग्जांपल लेंगे तो 90 मिनट का अगर फुटबॉल मैच है तो 60-70 मिनट तो बॉल सेंटर में होता है ना. हाँ. फुटबॉल का पूरा मैच पेनल्टी एरिया में तो नहीं खेला जाता है. राइट. अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि फुटबॉल का पूरा मैच मैं सामने वाले के पेनल्टी एरिया में जाके खेलूं तो मेरे गोल मारने के चक्कर में वो मेरे पे 2 गोल मार देगा, राइट. So football match happens in the center of the pitch, and once in a while when somebody is attacking, it goes to either of the penalty areas. अभी लोगों का पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप, डिफेंस, पीएसयू, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो लोग लगातार पेनल्टी एरिया में रखे हुए हैं. अभी एनी पॉइंट इन टाइम मार्केट उन पे गोल मार देगा, करेक्ट. सो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट का कुछ हिस्सा बहुत चल गया है, मार्केट का कुछ हिस्सा अभी भी अट्रैक्टिव है. लोगों को मार्केट के ऊपर मार्केट किधर जाएगा उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. अपने पोर्टफोलियो में एक्सेस रिस्क है, वो रिस्क को आप कम करो. इफ यू आर टू मच इनटू स्मॉल एंड मिड कैप, एनीथिंग मोर देन 50% अकॉर्डिंग टू मी करंटली इज अ लॉट. सो मूव इट टू लार्ज कैप. इफ यू आर टू मच इनटू ऑल दिस सिक्लिकल सेक्टर्स, हाई बीटा सेक्टर्स जो मैंने बोला, वहां से आप रिड्यूस करिए. ये सब बैंकिंग, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, ये सब में आइए. पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में यही सब है, डिफेंस, पीएसयू वगैरह. लेकिन पिछले 3 महीने में टॉप परफॉर्मिंग में आईटी, कंज्यूमर और फार्मा है. सो मार्केट इज ऑलरेडी टर्निंग, मार्केट इज ऑलरेडी रोटेटिंग. आपका पोर्टफोलियो वहां होना चाहिए जहां मार्केट में रिलेटिव वैल्यू है. आपका पोर्टफोलियो वहां नहीं होना चाहिए जहां पे मार्केट 2 साल पहले था. सो आई थिंक दैट पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ. आई थिंक पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वरीइंग व्हेन द मार्केट विल फॉल. देखिए, आप जहां पे है वो सेक्टर अगर 10-15% गिरे और जिसमें आप नहीं है वो सेक्टर अगर 10-15% ऊपर उठे तो आपका पोर्टफोलियो में तो हो गया करेक्शन. उसके लिए इंडेक्स के गिरने की जरूरत नहीं है.
right? So market is always relative value. I think people need to focus on that. आशीष को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूएस रिसेशन या इलेक्शंस या वॉर या अपने नेबर्स का जियोपॉलिटिकल इशू वो हम बात नहीं करेंगे. हम आशीष का पूरा समय हमारे देश के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और उनके नॉलेज को बस हम आज आपके और प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है. वेल, आशीष का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ. वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे उनको एनकरेज किया है, उनको अपलिफ्ट किया है. कभी डंडा भी मारा होगा, कभी प्यार से भी समझाया होगा. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मुझे ऐसा लगता है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अमंगस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो मेरा अगला सवाल जो है वो आशीष के लिए यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या सलाह देंगे? आप उनको कुछ बताइए कि भाई वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ कैसे करे. और अमृतकाल, सुवर्णकाल हम बोलते हैं, पर सही मायने में उनका ग्रोथ कैसे हो. और देखिए, एयूएम चेज नहीं करना है, नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करे और यूनिट्स कैसे बढ़ाए, उसके बारे में आप उनको ज़रूर गाइड करिए आशीष. सी डिस्ट्रीब्यूटर्स, दो तीन चीज़ें हैं. आई थिंक दैट जो लोग भी पिछले इंडस्ट्री में, समझो कि 20-25 साल से इंडस्ट्री में अगर हैं, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर जो लोग 20 साल से इंडस्ट्री में है, काफ़ी सक्सेस इन्होंने देखा है, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई पिछले 20 साल में जो भी किया वो तो खाली ट्यूशन फी भरा है. आने वाले 20 साल में एक्चुअली रियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा. सेकेंड थिंग ये है कि भाई वी नीड मोर एंड मोर टैलेंट टू कम इन. सो जितने भी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं, मैं तो हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि अपनी टीम में और यंग लोगों को रिक्रूट करिए. अपने आने वाले सेकेंड जनरेशन को भी इस बिजनेस में, इस प्रैक्टिस में आप लाइए. बिकॉज यहाँ से बहुत ही अनगिनत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट. और इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स की संख्या, जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ, हर पहलू में, हर फैसेट में आप नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरीके का ग्रोथ हमको. बिकॉज ये पिछले 10 साल में भी अगर आप देखें, कुछ स्टेटिस्टिक्स शायद लोग कई बार याद नहीं रहता है. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, मैं 2000 में जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, 99 में, तो 15-20 हज़ार करोड़ का इंडस्ट्री था केवल. फिर 2012 में जब मैं ICICI छोड़ के वाज गोइंग टू मोतीलाल ओसवाल, मेरे को याद है इंडस्ट्री वो 7 लाख करोड़. तो आप सोचिए कि वो 12-13 साल में 15-20 हज़ार करोड़ से 7 लाख, ठीक है. अब वो 2012 में जो 7 लाख करोड़ था, वो आज आप जानते हैं 62 लाख करोड़ जिस तरीके का इंडस्ट्री का ग्रोथ है. सो व्हाट आई फील इज दैट अभी तो हम लोग ने स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे. और कैपिटल मार्केट का एक्सपेंशन देखिए आप, मतलब हमारे आर्थिक व्यवस्था के कई सारे सेक्टर्स और कई सारे सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक मार्केट में लिस्ट भी नहीं हुई हैं. तो अभी तो कैपिटल मार्केट में काफ़ी एक्सपेंशन होना है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आनी है. इंडिया का जो आने वाला 20-25 साल का प्रोडक्टिव बेस्ट होगा, उसमें वेल्थ क्रिएशन, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एट ए इन्वेस्टर लेवल ग्रोथ. आई थिंक नेक्स्ट 20-25 ईयर्स अगर हम सब लोग पूरे डिसिप्लिन से, रोज सुबह आप 8 बजे ऑफिस में आइए, 12 घंटा काम करिए, 10 घंटा काम करिए, चुपचाप घर पे जाइए, आप इमेजिन नहीं कर सकते आने वाले 10 साल में क्या हो जाएगा, राइट. इट डजंट नीड एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग टू बी डन, यू जस्ट नीड टू बी देयर. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. डोंट डू एनीथिंग व्हिच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सस्टेनिंग और बीइंग देयर. आशीष का एक टैगलाइन मैं हमेशा बहुत मज़े से सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, राइट प्लेस राइट टाइम. और जैसे उन्होंने बोला कि भाई आप बस शिद्दत से करते रहिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट करते रहिए, क्लाइंट्स को लाते रहिए, विमेन क्लाइंट्स को प्लीज़ ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, NRI, HNI, अल्ट्रा HNI, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. और एक लास्ट क्वेश्चन आशीष, अलॉन्ग विथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, डू यू थिंक कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और भी मल्टी प्रोडक्ट या क्रॉस सेलिंग करना ज़रूरी है? देखिए, आई थिंक दैट एक इन्वेस्टर जो है, राइट, इन्वेस्टर का क्या होता है कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टर्स का अपना बिहेवियर, रिस्क एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, वैरायटी, जैसे एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, उसके एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता था कि भाई और दिखाओ, राइट. सो समटाइम्स पीपल जस्ट रिस्पॉन्ड टू चॉइस. बट एनीवे, आई थिंक द पॉइंट इज दैट
if I was a wealth manager, if I'm a wealth manager or a distributor, I would not restrict myself. मैं अपने पर्सनल तरीके से अगर जवाब दूँ, I would not restrict myself to any one thing. I would be open-minded, whatever is relevant for the customer. So whether it may be equity, whether it may be insurance, whether it may be mutual funds, whether it may be AIFs, portfolio management. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी LRS है, लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे आप देखिए, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको. हमारे यहाँ पे फैशनेबल है ये बोलना कि भाई रियल एस्टेट करना ही नहीं चाहिए. हाँ. बट आप किसी भी MFD या किसी भी वेल्थ मैनेजर को पूछो कि जब कोई सा भी क्लाइंट होगा, जब उसका थोड़ा पैसा जमा हो जाता है, फिर वो क्या करता है? बड़ा घर खरीदते हैं. बराबर है. राइट. If somebody gets a big ESOP, somebody gets a big bonus, somebody has saved a lot of money over the number of years, what is the first thing people do? They upgrade their house. Yeah. Correct. So what I feel is that as a wealth manager, as a distributor, you should be very client centric and you should offer whatever is relevant for a client. Right? Because clients के needs change होते हैं. Even within mutual funds लोग किस तरीके के, मतलब 15 साल पहले किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, अभी किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. वेरी डिफरेंट. 15 साल पहले पूरा इंडस्ट्री फिक्स्ड इनकम था. अब आप देखो इतना फिक्स्ड इनकम का रेट्स गिर गए हैं, टैक्सेशन चेंज हो गया है. अब इंडस्ट्री इज मोर हाइब्रिड. करेक्ट. इक्विटी, डेट एंड गोल्ड बीइंग मिक्स्ड, और प्योर इक्विटी और डेट एंड इक्विटी. सो 15-20 साल पहले पूरा इंडस्ट्री फिक्स्ड इनकम था. आज पूरा इंडस्ट्री या तो हाइब्रिड है या तो इक्विटी है. फिक्स्ड इनकम का तो AUM गिर रहा है, घट रहा है. करेक्ट. So I think that people have to be open-minded and they have to offer whatever is relevant for a customer at a point in time. That is what I would say. Thank you very much आशीष for taking out time from your busy schedule. और बहुत मज़ा आया क्योंकि आप जब भी बोलते हो बहुत कन्विक्शन के साथ बोलते हो, बहुत ऑथोरिटी के साथ बोलते हो और बहुत दिल से बोलते हो. So मुझे तो बहुत मज़ा आया. Thank you once again for joining the show. And we will remember all the tips given by you, I'm sure. Thank you so much. Hope you have liked this knowledge on investing. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel.